बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे अब आ गए हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, 10, 11, 12 और 13 भी। ठीक है, आपने अभी किए हुए हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो थी हमारी 3.3 उसी में थे क्वेश्चन फंक्शंस के रिलेटेड। अब देखेंगे यहाँ पे आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं, जी एक्स इज इक्वल टू करके दे दिया आपको 7x-2 एंड एस एक्स इज इक्वल टू 8x² -3। फिर फाइंड आपको 6 वैल्यूज़ नीचे 6 दे दिए हैं क्वेश्चन, 6 पार्ट यानी कि। ठीक है, और देखिए अब आपको एस एक्स भी दे दिया। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर हम एफ एक्स यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी नंबर के साथ इस तरह से दिया जा सकता है। एस एक्स है, जी एक्स है, एच एक्स है, पी एक्स है, टी एक्स है हर तरह से दे देते हैं वो। अब हमारा ये पहला पार्ट है जिसमें उसने कहा g0 निकालें। तो उसी तरह से हमने यहाँ से सोल्यूशन अपना शुरू करना है कि gx लिखना है 7x-2। g0 की वैल्यू निकालनी है तो हमने x की जगह 0 पुट कर देना है। तो यहाँ भी 7 × 0 किया, ये 0 आ गया, 0 - 2 तो -2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, -2 आपका आंसर है। सेम इसी तरह से आगे g-1, x की जगह हमने -1 पुट करना है। तो ये -7 - 2 -9 आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, g -5/3 पुट करना है। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है कि फ्रैक्शन है, इस वजह से एलसीएम लेना होता है और कोई बात नहीं है। x की जगह -5/3 पुट किया, यहाँ भी x की जगह -5/3 पुट किया तो ये -35/3 आ गया, ये -2 आ गया। अब आपने एलसीएम ले लेना, इसका 3 एलसीएम में आया तो 3 × 1 = 3 तो 35 × 1 = 35 आ गया। 1 3 × 3 तो 3 2 = 6 आ गया। या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 35 × 1 = 35 और 3 2 = 6। दोनों तरीके ठीक है। -41/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में वो आपको S1 की वैल्यू मालूम करने के लिए कह रहा है, तो जाहिर है फिर हम SX फंक्शन हम यूज़ करेंगे। SX इज इक्वल टू 8x² - 3 लिखा हमने। x की जगह अब हमने 1 पुट करना है तो यहाँ भी 1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 8 × 1 = 8 आ जाएगा। ये -3, 8 - 3 5 आंसर आ गया। फिर S-9 का आंसर हमने निकालना है तो x की जगह -9 पुट कर देना है हमने। -9 का स्क्वायर +81 होता है तो 81 × 8 किया, -3 वैसे लिख दिया। ये 648 - 3 आ गया, जिसका आंसर 645 आ गया। लास्ट पार्ट आपका S7/2 हमने मालूम करना है। फिर हमने SX इज इक्वल टू फंक्शन लिखा अपना, x की जगह 7/2 पुट कर दिया, यहाँ भी 7/2 तो ये 49/4 आ गया। 49/4 8 × तो 4 2 = 8 कर दिया, कैंसिल हो गया। 2 × 49 क्या, 98 -3 बन गया, जो कि 95 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका 10th क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे 11 क्वेश्चन है, उसमें आपके पास fx इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको ax + b, और फिर आपको fx की दो वैल्यूज़ इस तरह से दे दी कि f-2 = 3 और f4 = 10 कह दिया आपसे, और वो कहता है कि a और b की वैल्यू फाइंड करें। सेम वही रूल है जैसे हमने पहले किया था। 3.3 में क्वेश्चन आपने fx फंक्शन लिखा। अब यहाँ पे मुझे उसने ये नहीं कहा डायरेक्टली कि आप f-2 निकालें या f4 निकालें या f3 निकालें या f5 निकालें, बल्कि उसने ये वैल्यूज़ दे दी। इन वैल्यूज़ से हमें पता चल रहा है कि हमने क्या निकालना है। हमने पहले f-2 का आंसर निकालना है, क्योंकि f-2 की वैल्यू उसने खुद दी हुई है 3, तो हम इसका भी f-2 निकाल लेंगे। ठीक है, fx इज इक्वल टू लिखा, f-2 लिखा तो a × -2 + b आ गया, जो -2a + b हो गया। और इस f-2 की जगह जो इसकी वैल्यू दी हुई थी गिवन, वो हमने लिख देनी है 3। तो -2a + b = 3 की इक्वेशन बना दी हमने इसकी। ठीक है, मैंने इसको इधर लिख दिया ताकि इक्वेशन की शक्ल आराम से बन जाए। सही, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम दोबारा से fx = x + b लिखते हैं और अब f4 का आंसर निकालते हैं। f4 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने हमें f4 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हम f4 निकालेंगे। f4 इज इक्वल टू a × 4 + b, यानी 4a + b आ गया। f4 की जगह हमने 10 लिख दिया, तो 4a + b = 10 दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे वही काम जो हमने पहले किया था, साइमल्टेनियस इक्वेशन देंगे, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना है हमने। ये दोनों सेम है, +b + b, तो इसका मतलब है अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें 1 और 2 को, तो फिर b आपका ख़त्म हो जाएगा और a का आंसर निकल आएगा। सिंपल सा काम। तो ये आपने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 और 2 को, जो मर्ज़ी आप ऊपर जो मर्ज़ी नीचे लिखें। -2a + b = 3, 4a + b = 10, तो नीचे वाली का साइन चेंज कर दिया हमने। ये भी प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए प्लस माइनस, और -2a -4a -6a आ गया, ये -7 आ गया। 3 - 10 का आंसर। ये माइनस माइनस भी आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, जैसे आप इधर लाएँ तो प्लस हो जाता है, वही वाली कंडीशन है, कैंसिल भी कर सकते हैं वैसे। तो 6a = 7 आ गया और a का आंसर आ गया 7/6।
अब ये ए का जो आंसर आ गया 7/6, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, जिस मर्जी में पुट कर दें, तो आपके पास बी का आंसर आ जाएगा। अब हम ये पुट a इज इक्वल टू 7/6 इन इक्वेशन 1 कर रहे हैं। तो ये मैंने इक्वेशन 1 लिखी पहले, फिर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ -2 इंटू 7/6 प्लस b इज इक्वल टू 3। 2 3 ज़र 6 हो गया, तो ये -7/3 बन गया। -7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3 लिख दिया हमने। अब b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7/3 इधर से इधर आएगा, जब शिफ्ट होगी जगह इक्वल की इधर आया तो ये प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया इसका। 3 + 7/3, फिर हमने एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 है, 3 एलसीएम में आ गया, फिर वही रूल, 3 3 ज़र 9 और 1 7 ज़र 7, तो 9 + 7 16 आ गया, 16/3 आपका बी का आंसर आ गया। ठीक है जी। आगे 12 क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। उसमें आपको kx दिया हुआ 7x - 15 और फिर kx इज इक्वल टू 100 दिया हुआ, और वो कहता है x की वैल्यू निकालें। सिंपल सा काम है, आप kx इज इक्वल टू 7x - 15 लिख दिया, और kx की वैल्यू आपको 100 दी हुई है, तो kx के नीचे आप 100 लिख देंगे। बाय कंपेयरिंग भी कर सकते हैं कि दोनों kx के फंक्शन है, तो कंपेयर किया तो kx इसके भी बराबर, kx इसके भी बराबर, यानी 100 इज इक्वल टू 7x - 5, वही चीज़ बन रही है। 100 इज इक्वल टू 7x - 5, -5 को यहाँ लेके आए तो +5 हो गया, तो 105 इज इक्वल टू 7x आ गया। अब 7 इधर आया तो यहाँ डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 105/7 आ गया, जिसका आंसर 15 आ जाता है। ये आपका 12 का आंसर आ गया। 13 क्वेश्चन बिल्कुल 11 क्वेश्चन की तरह है। gx इज इक्वल टू mx, इसके +n फंक्शन दे दिया, और g4 और g0 का आंसर आपको दिया हुआ। तो हम पहले इसका g4 निकाल लेंगे, फिर g0 निकालेंगे, दो इक्वेशंस बन जाएंगी, फिर सॉल्व कर लेंगे। सेम g4 निकाला आपने, ठीक है, देखिए ये आ गया। अब आपने इसको इधर लिख दिया, 16 + n इज इक्वल टू 20 आएगा। अब हम g0 का आंसर निकालते हैं, इसी तरह से gx लिखा है, mx इसके +n, और फिर g0 का आंसर निकाला, m ख़त्म हो गया, n ही आ गया सिर्फ, तो n इज इक्वल टू 5। तो n इज इक्वल टू 5, यहाँ तो आपका आंसर ही आ गया, आपको ज़रूरत ही नहीं है साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनी ही नहीं है। n का आंसर आपके पास आ चुका है इसमें ही, जब आपने यहाँ से n का आंसर निकाला हुआ है, ये आ गया आंसर, ये आप पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, जब यहाँ n पुट करेंगे तो n का आंसर निकल आएगा। सिंपल सा काम, पुट n इज इक्वल टू 5 किया इन इक्वेशन 1, तो 16m + n इज इक्वल टू 20, फिर 16m + 5 आ गया n की जगह, इज इक्वल टू 20, 20 - 5 15 हो जाएगा, और फिर m इज इक्वल टू 15/16, तो m का आंसर आ गया। ये आपका n और m दोनों आंसर आ गए। ठीक है, ये आपका 13 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे आपका 14 क्वेश्चन आ जाता है। 14 क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है अ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट u, यानी u सेट है आपका 1 to 100। ठीक है, द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज एज फॉलोज, ये आपको कैटेगराइज कर दी उसने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, सेट ए इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, सेट बी क्लोथिंग आ गया, सेट सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गया। अब इनको हमने इसी तरह से सेट्स की सूरत में लिख देना। देखें, ये यूनिवर्सल सेट आ गया आपका 1 से 100 तक। फिर ए को उसने कैटेगराइज किया था, उसने कहा था लेबल्ड फ्रॉम 1 to 30, तो आपके पास ए सेट आ गया 1 से लेके 30 तक का। बी सेट उसने कहा था 31 to 55, 31 से 55 तक आ गई 25 प्रोडक्ट्स। और सेट सी की जो है 25 प्रोडक्ट्स वो आ गई 76 से 100 तक। पहला हमारा काम ये हो गया कि हमने इनके सेट्स बना लिए, ये यू सेट्स बन गए, यू ए बी और सी। ठीक है, ये सारे सेट्स हमने बना लिए 1 to 30, 31 to 55 एंड 76 to 100। अब उसके बाद में उसने कहा था इसको, सबसे पहले तो बात उसने हमसे की कि आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें। ठीक है, राइट ई सेट इन टेबुलर फॉर्म, तो ये टेबुलर फॉर्म इसकी आ गई, ये सारी टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि आप इसका यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स निकालें, इन तीनों सेट्स का यूनियन निकालें। तो ये इसका यूनियन हमने निकालना है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी आपने मालूम करना है। अब इसको आप जैसे मर्जी मालूम कर लें, चाहे तीनों को इकट्ठा भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन तीनों को इकट्ठा से ज़रा आपका मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि उसमें भी आपको पहले 2 को ही करना पड़ेगा। तो हम पहले भी यहाँ इस तरह कर लेते हैं कि पहले ही इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं आप। ठीक है, आप ए यूनियन बी को सबसे पहले ले लें, ये मैंने लिखा फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लिखें या ना लिखें, असल में हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी हमने सबसे पहले निकाला, ए सेट लिखा आपने, यूनियन बी सेट लिखा आपने, और ये ए यूनियन बी का आंसर 1 to 55 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 to 30 आ गया ए सेट। ठीक है, और बी सेट आ गया 31 to 55, तो 1 to 55 पूरा ही आपके पास ये ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब हम ए यूनियन बी को जो आंसर आया हुआ इसके साथ हम यूनियन सी का ले लेते हैं, तो ये सी का यूनियन ले लिया हमने। ए यूनियन बी का आंसर हमने ये लिखा, यूनियन सी लिख दिया 76 to 100। तो अब इन दोनों का यूनियन लिया, आपको पता है यूनियन में हमने मिला के सारे नंबर लिखने होते हैं, तो 1 to 55 तो यही आ जाएगा। उसके बाद में 76 से 100 तक, 76, 77, 78 to up to 100, तो ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर आ जाता है। ठीक है,
सिंपल सा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया ये भी। आगे 15 क्वेश्चन है, देखें 15 क्वेश्चन में वो आपसे कहता है आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स who appeared in the annual examination, 120 passed the math test, 90 passed the science test and 60 passed both the math and science test। पहले तो हम इसको देख लेते हैं, हम उसी तरह से लेट कर लेते हैं जिसे हम पहले करते थे क्वेश्चन। लेट मैथ इज इक्वल टू एम, या एम इज इक्वल टू मैथ, और साइंस को हमने एस कह दिया, ठीक है। यानी मैथ पास करने वाले मैथ जिन्हें पास किया उसको हमने डिनोट कर लिया एम से, और साइंस में जो पास हुए वो उसको हम एस से डिनोट कर लेते हैं। अब इसकी उसी तरह से कार्डिनल लिख लेते हैं, कार्डिनल ऑफ एम 120 स्टूडेंट्स, ये आपको दिए हैं उसने, ठीक है, कि 120 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं मैथ में, और 90 पास होते हैं साइंस में, और 60 पास होते हैं दोनों मैथ और साइंस दोनों में, ठीक है। देखिए उसी तरह से हमने लिखा कार्डिनल ऑफ एम, यानी एन एम इज इक्वल टू 120, एन एस इज इक्वल टू 90, एंड मैथ एंड साइंस उसने लिखा होता है, ठीक है, मैथ एंड साइंस टेस्ट। तो एंड का मतलब मैंने आपको बताया हुआ इंटरसेक्शन, तो एम इंटरसेक्शन एस, ये आपके पास आ गया 60। ये आपका डाटा आ गया जो आपने बनाया था। अब ए पार्ट में वो आपसे जो कह रहा है वो कहता है कि हाउ मैनी पास्ड आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट, यानी मैथ और साइंस, मैथ और साइंस, और का मतलब मैंने आपको बताया हुआ यूनियन है। तो उसने पूछा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैथ या साइंस टेस्ट में पास हुए, तो हमने एन इंटू एम यूनियन एस ये निकालना है, यानी कार्डिनल ऑफ एम यूनियन एस ये हमने निकालना है। तो हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगाएंगे, जो हमारा 2 सेट्स का था, ऑफ 2 सेट्स, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 सेट्स दिए हुए मैथ एंड साइंस, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, एन इंटू एम यूनियन एस, यानी कार्डिनल ऑफ मैथ यूनियन साइंस इज इक्वल टू एन एम प्लस एन एस माइनस एन इंटू एम इंटरसेक्शन एस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था जो हमने लगा दिया। तो एन एम 120 है, एन एस 90 है, और माइनस एम इंटरसेक्शन एस 60 है। तो इन तीनों को हमने प्लस माइनस कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 150 इसका। तो ये हमने 150 इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास एम यूनियन एस का आंसर 150 स्टूडेंट्स आ गया। अच्छा जी, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है जी। सेकंड पार्ट में वो आपसे कहता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिड नॉट पास ऑफ द 2 टेस्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिड नॉट पास और आइदर ऑफ द 2 टेस्ट, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि 2 टेस्ट में पास नहीं हुए हैं, यानी दोनों में, मैथ और साइंस में। तो मैंने पहले वो क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन में सीधा आंसर मैं लिख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स डिड नॉट पास आइदर ऑफ द 2 टेस्ट। अब इसको हम वो एन एम एन एस वगैरह या एम यूनियन एस उससे नहीं डिनोट करेंगे, हम सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स डिड नॉट पास आइदर ऑफ द 2 टेस्ट। अब देखिए आपको नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट्स जो कि दोनों टेस्ट में पास हुए 150 तादाद है उसकी, तो जो दोनों में पास नहीं हुए हैं, जाहिर सी बात है टोटल में से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास वो तादाद आ जाएगी, यानी 30। तो 180 आपके टोटल स्टूडेंट्स थे, 150 वो हैं जो कि आइदर मैथ और साइंस, यानी कि मैथ या साइंस में पास होने वालों की तादाद जो है वो 150 है, ठीक है। तो ये 30 स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी भी टेस्ट में पास नहीं हुए, इसलिए उसने यहाँ लिखा हुआ लफ्ज़ हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिड नॉट पास आइदर ऑफ द 2 टेस्ट, दोनों में से किसी टेस्ट में पास नहीं हुए। तो वो हमने आंसर लिख दिया स्टूडेंट्स डिड नॉट पास आइदर ऑफ द 2 टेस्ट 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका बी पार्ट आ गया। सी पार्ट में आपसे वो कहता है कि हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, कि साइंस में तो पास हुए हैं लेकिन मैथ में पास नहीं हुए, ठीक है। अब देखें ये वही वाली सेंस है जो हमने पीछे 3.3 में वो क्वेश्चन नहीं था निहारी बिरयानी और कौरमा, उसमें 3 थे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं। तो एक तो वो वाली सेंस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे निहारी बिरयानी और कौरमा में जब वो सिर्फ निहारी की बात करता था तो हम लिखते थे पहले निहारी, फिर इंटरसेक्शन माइनस करते थे निहारी की बिरयानी के साथ, निहारी की कौरमा के साथ, और फिर लास्ट में हम प्लस करते थे निहारी बिरयानी और कौरमा तीनों की इंटरसेक्शन। यहाँ पे वो वाली कंडीशन तो नहीं है, यहाँ पे आपके पास सिंपल सी एक लॉजिक आपने समझनी है क्वेश्चन को, और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है उसमें। देखिए वो कहता है कि स्टूडेंट्स पास द साइंस बट नॉट द मैथ, यानी कि वो स्टूडेंट्स बताने जो कि साइंस में तो पास हुए लेकिन मैथ में नहीं हुए। जब उसने लिखा हुआ है हमारे पास NS 90 और M इंटरसेक्शन S 60, यानी कि 90 स्टूडेंट्स जो साइंस में पास हुए थे उसमें मैथ और साइंस में दोनों में पास होने वालों की तादाद भी मौजूद है। समझिए ना बात को, ठीक है। साइंस में पास हुए 90 स्टूडेंट्स, अब साइंस में जो 90 पास हुए उसमें वो तादाद भी शामिल है जो कि मैथ और साइंस दोनों में पास है, क्योंकि वो भी साइंस ही में कहलाएंगे ना, कि आपने जो मैथ में भी पास हुए और साइंस में भी पास हुए वो स्टूडेंट्स हैं 60 हमारे पास, ठीक है। और जो साइंस में पास हुए वो 90 हैं, तो इसका मतलब है ये जो मैथ और साइंस में जो 60 पास हुए थे इसमें वो तादाद 90 में वो तादाद इनकी शामिल ही है कि 60 ये वाले थे, मैथ और साइंस दोनों में पास होने वाले, तो जाहिर सी बात है बाकी 30 ही बचते हैं जो सिर्फ और सिर्फ साइंस में पास हुए।
ठीक है ना। तो ये हमने इस फॉर्मूले को लगा के कर लेना है कि एन एस माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस। तो ये हमारे पास एन एस आ गया 90, माइनस कर दिया हमने जो दोनों में पास हुए हुए, इनको अगर हम इसमें से निकाल देंगे जो दोनों में पास हुए हुए, तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स बच जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ साइंस में पास हुए हैं, तो 30 स्टूडेंट्स। ये सिंपल सी बात है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने सिर्फ 2-3 दफ़ा क्वेश्चन को पढ़ना है तो आपको उसकी सेंस समझ में आ जाएगी कि वो क्या कह रहा है। डी पार्ट में वो कहता है कि हाउ मेनी फेल्ड द साइंस। अब वो कहता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो साइंस में फेल हुए। अब देखिए साइंस में पास 90 हुए हैं, तो साइंस में फेल कितने हुए, तो 90 पास हुए हैं, तो टोटल में से आप 90 को माइनस कर दें, यानी कि ये आ गया आपके पास। ठीक है, स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस कितने हो गए, 180 माइनस 90, तो 90 स्टूडेंट्स हैं जो कि साइंस में फेल हुए, क्योंकि उसने सिर्फ साइंस का पूछा है ना। तो साइंस में पास होने वाले की तादाद 90 थी, बेशक उसमें साइंस और मैथ वाले भी शामिल हैं, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ ये पूछा कि कितने साइंस में फेल हुए। तो हम साइंस में जो पास हुए हुए हैं स्टूडेंट्स वो हम माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमें साइंस में फेल हुए हुए स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो 180 माइनस 90, 90 स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो जाता है जी। अभी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहता है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। 300 डेवलपर्स हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड, एक सर्वे किया जाता है टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लाइक्ड मोर, कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा पसंद की जाती है। द सर्वे रिवील्ड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स, सर्वे ने ये स्टैटिस्टिक्स आपको दिए हैं कि 150 डेवलपर्स कहते हैं कि उन्हें पाइथन पसंद है, पाइथन पसंद है। 130 कहते हैं कि उन्हें जावा पसंद है, और 120 कहते हैं कि उन्हें PHP पसंद है। तो अब यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, तो हम सबसे पहले इनको लेट कर लेंगे। पाइथन इज इक्वल टू P, जावा इज इक्वल टू J, और PHP को मैंने H कह दिया है। ठीक है, सेंटर वाला P, क्योंकि P हम पाइथन का ले चुके हैं तो इसको हम H से डिनोट कर लेंगे। तो ये 3 चीज़ें हमने पहले डिनोट कर ली। उसके बाद में 70 डेवलपर्स वो कहता है कि लाइक बोथ पाइथन एंड जावा। 70 डेवलपर्स वो हैं जो कि पाइथन और जावा दोनों को पसंद करते हैं। 60 जो है वो पाइथन और PHP को पसंद करते हैं। 50 जो है वो जावा और PHP को पसंद करते हैं। तो हमारे पास डाटा इसका जो बनेगा पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए आपके पास सिंपल सी बात आ गई, आपने लेट कर लिया P इज इक्वल टू पाइथन, J इज इक्वल टू जावा एंड H इज इक्वल टू PHP। अब हमने कार्डिनलिटी निकाल दी इसकी। कार्डिनल ऑफ पाइथन उसने दिया हुआ था 150, जावा दिया हुआ 130, और हाइट PHP दिया हुआ 120। ये 3 चीज़ें देखिए, आगे वो इंटरसेक्शन उसकी दे दी कि 70 डेवलपर्स लाइक पाइथन एंड जावा। पाइथन एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड जावा 70 आ गया। फिर पाइथन एंड PHP 60 वो आ गया। फिर जावा एंड PHP 50 वो लिख दिया हमने। ठीक है जी। उसके बाद में वो आपसे कहता है कि फर्स्ट आपके पास 40 डेवलपर्स लाइक ऑल 3 लैंग्वेजेस। 40 डेवलपर्स जो हैं वो तीनों लैंग्वेजेस को पसंद करते हैं, पाइथन भी, जावा भी और PHP। यानी और का लफ्ज़ यार है ना, पाइथन और जावा और PHP, यानी कि 3 कैटेगरी वो हैं, 3 डेवलपर्स वो हैं जो कि 40 डेवलपर्स वो हैं जो कि पाइथन और जावा और PHP को पसंद करते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट में ये आपके पास कार्डिनलिटी बन गई, पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन PHP इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये वाली जो लास्ट में दी हुई उसने कि 40 डेवलपर्स लाइक ऑल 3 लैंग्वेजेस, पाइथन जावा एंड PHP। ठीक है, ये हमारे पास ये बन गया। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। वो पहला क्वेश्चन में कहते हैं हाउ मेनी डेवलपर्स यूज एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस, यानी कि कम अज़ कम एक लैंग्वेज को कितने डेवलपर पसंद करते हैं। कम अज़ कम एक लैंग्वेज को, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि पाइथन या जावा या PHP। ठीक है, कम अज़ कम एक को पसंद करने का ये मतलब है कि पाइथन या जावा या PHP। तो या का लफ्ज़ उर्दू में और इंग्लिश में और का लफ्ज़ आ रहा है, यानी पाइथन और जावा और PHP, इनमें से किसी एक को पसंद करने वाले। तो और आ रहा है तो इसका मतलब हमने यूनियन लेना है। तो ये हमने यूनियन इसका निकालना है, पहला पार्ट इसका ये है। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया पाइथन यूनियन जावा यूनियन PHP। कार्डिनलिटी ऑफ ये निकाल लेनी हमने, वही हमने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से इसे सॉल्व करना है, ऑफ 3 सेट्स वाली। ठीक है ना, तो 3 सेट्स वाली आपके पास ये है, फॉर्मूला आपने याद किया हुआ होगा, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब इनकी कार्डिनलिटी हम लिख रहे हैं सबकी, ये P की, ये जावा की, ये PHP की, फिर इनकी इंटरसेक्शन की वैल्यूज ये सारी हमने पुट कर दी। ये हमारे पास पुट होने के बाद 260 डेवलपर्स जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, प्लस माइनस देख लीजिएगा, वैसे मेरे ख्याल ठीक मैंने किया हुआ। 260 डेवलपर्स वो हैं जो पाइथन या जावा या PHP को पसंद करते हैं। ठीक है, कम अज़ कम ये इसका आंसर आ गया हमारे पास।
जो उसने लिखा हुआ था, एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अच्छा जी, उसके बाद में सेकंड पार्ट में कहता है कि हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, ये बिल्कुल सेम वो वाली चीज़ है जो बिरयानी, कोरमा और निहारी में हमने कहा था कि वहाँ भी एक ऐसे ही था पार्ट, जिसमें उसने कहा था कि बिरयानी को सिर्फ और सिर्फ इन तीनों लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज को पसंद करते हैं। हाउ मेनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी तीनों की अलग अलग निकालेंगे। पहले पाइथन की निकाल लेते हैं। डेवलपर्स यूज़ ओनली पाइथन, उसका करने का तरीका क्या था, हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पाइथन लिखनी है, ये हमने लिख दी, ठीक है। फिर माइनस इसे कर देना है जहाँ भी पाइथन और जावा की इंटरसेक्शन है, यानी जिसकी भी जहाँ जहाँ भी पाइथन की इंटरसेक्शन आ रही है वो हम माइनस करेंगे। हमारे पास दो जगह पे पाइथन की इंटरसेक्शन आएगी, यानी पाइथन और जावा की और पाइथन और APHP की, ठीक है। और हर एक की दो दो है। जब जावा आप करेंगे तो जावा और पाइथन होगा, जावा और PHP होगा। जब आप PHP निकालेंगे तो PHP और पाइथन होगा, PHP और जावा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला जो हमने वहाँ भी इस्तेमाल किया था, ये वो फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपने लिख दिया फार्मूला, फिर इसमें वैल्यूज पुट कर दी आपने इनकी कोऑर्डिनेट की, ये वैल्यूज पुट कर दी, तो आपके पास 60 डेवलपर्स यहाँ पे आ गए जो कि पाइथन को पसंद करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से हमने जावा और PHP भी निकाल लेना है। देखिए जी, अब हम जावा निकालते हैं तो हमने उसी तरह से इसका फॉर्मूला लिखा, कोऑर्डिनेट का NJ लिख दिया। ये सबसे पहले जावा लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ जावा माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पाइथन एंड जावा, जावा एंड PHP, दोनों माइनस में आ गए और प्लस में आ गया इन तीनों की इंटरसेक्शन। ये आपके पास तीनों में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करके ये आपके पास 50 डेवलपर्स इसका आंसर आ गया जो कि यूज़ करते हैं जावा। थर्ड में PHP हमने निकालना है, PHP के, अब PHP से हम शुरू करेंगे, यानी कि नंबर कोऑर्डिनेट ऑफ PHP आ गई। फिर जहाँ पे PHP की इंटरसेक्शन है पाइथन और PHP की इंटरसेक्शन, जावा और PHP की इंटरसेक्शन, और ये प्लस तीनों की इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर आपने इसी तरह से इनकी वैल्यूज पुट कर दी, तो ये 50 डेवलपर्स आ गए जो कि सिर्फ PHP पसंद करते हैं। तो अब ये आपके पास तीनों जो अलग अलग आए हुए हैं, यानी कि पाइथन को पसंद करते हैं 60, जावा को 50 डेवलपर्स और PHP को भी 50, इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे। सो द डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस इज इक्वल टू 60 पाइथन की प्लस जावा प्लस PHP, इन तीनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास 160 डेवलपर्स आ जाते हैं, वो जो कि इन तीनों लैंग्वेजेस में से किसी एक को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, आगे आपका C पार्ट है कि डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, यानी डेवलपर्स जो कि कोई लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। सिंपल सा इसका आंसर है, आपके पास टोटल हैं 300 डेवलपर्स और 260 वो डेवलपर्स थे जो कि कोई ना कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इसमें हमने लिखा था कि डेवलपर्स यूज़ एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, एटलीस्ट वन ऑफ दीज, यानी कोई कम से कम एक ज़बान इस्तेमाल करने वाले जो डेवलपर्स हैं वो ये थे 260, ठीक है। पाइथन या जावा या PHP यूज़ करने वाले डेवलपर्स हैं 260 डेवलपर्स, ठीक है। आप इसको माइनस कर दें 300 में से तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा जो कि कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। सिंपल सी बात है, आप इसको फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हैं, टोटल माइनस ये आपके पास वो आ जाएगा कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करने वाले डेवलपर्स, यानी पाइथन यूनियन जावा यूनियन H, ये लिख के फिर आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास 40 डेवलपर्स आंसर आ जाता है, ठीक है जी। C पार्ट आपका ख़त्म हो जाता है। आगे लास्ट पार्ट D पार्ट है जो उसने रिपीट ही किया है कि डेवलपर्स जो कि PHP यूज़ करते हैं वो कितने हैं, तो ये हमने यहाँ पे किया था पहले कि डेवलपर्स जो कि PHP यूज़ करते हैं वो 50 निकाला था हमने आंसर, ठीक है। आप इसका डायरेक्ट आंसर 50 लिख दें यहाँ पे, डेवलपर्स यूज़ ओनली PHP इज इक्वल टू 50, नहीं तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर लें, दोबारा से यहीं ऊपर से कॉपी करने वाली बात है, तो वो आपका आंसर आ जाता है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी ख़त्म हो जाता है, एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म हो गई और चैप्टर भी आपको ख़त्म हो गया। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।